हेलो गाइस, वेलकम टू एसएनपी ऑनलाइन क्लासेस एंड आई जस्ट होप कि आप सब सेफ हैं अपने अपने घरों में और पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं। खासकर पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है, आप कह लो। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी काफ़ी हैं, तो आप लोग प्लीज़ डट जाइए। एंड आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे मैथ्स तो मेंसुरेशन आपकी चली रही है एसएनपी पे हमने बैंकिंग की क्लासेस भी स्टार्ट की और रीजनिंग की, कंप्यूटर अवेयरनेस की, और जो भी रिलेटेड हैं करंट अवेयरनेस, अगर कुछ और भी आपको चाहिए वो धीरे धीरे हम सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस पे आते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस का हम एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसपे हमने बैंकिंग की हिस्ट्री देखी थी। हमने ये देखा था कि इंडिया में कैसे कैसे बैंक्स का ओरिजिन हुआ, या फर्स्ट बैंक कौन सा था इंडिया का, या प्री इंडिपेंडेंस स्टेज कैसी थी बैंक्स की, फिर इंडिपेंडेंस के बाद कैसे कैसे बैंक्स में चेंजेस आए, कैसे कैसे गवर्नमेंट ने उनको नेशनलाइज किया, ये सब हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ वो पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए, तो ही आपको ये सेकंड लेक्चर आगे कंटिन्यूटी में समझ में आएगा। ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर करते वक्त बच्चों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आरबीआई के बारे में भी डिस्कस करेंगे और मेगा बैंक मर्जर का भी एक टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है दोनों ही, आरबीआई भी और मेगा बैंक मर्जर 2021 भी। आरबीआई के बारे में तो देखो बच्चों, 1 से 2 क्वेश्चन आ ही सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस का, अगर एग्जाम में पूछ रहा है वो तो डेफिनेटली। और रिसेंटली आरबीआई ने अगर कुछ किया है, या आरबीआई का कोई गवर्नर चेंज हुआ है, या करंट गवर्नर कौन है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ जाता है। और मेगा बैंक मर्जर भी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज, अपनी कुछ पॉलिसीज जो हैं वो चेंज की हैं। ठीक है, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल जो भी हमारा सारा सिस्टम चल रहा है, तो वो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और प्लीज़ इस लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन प्लीज़ प्रेस कीजिए। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ आरबीआई इन इंडिया। मैंने कल भी आपको कहा था कि किसी भी चीज़ को प्रेजेंट या फ्यूचर समझने के लिए उसका अतीत समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आरबीआई की इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है। तो आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935, राइट। 1 अप्रैल 1935, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट गाइज, इसको ज़रूर याद रखना। और मैं आपको 1-2 चीज़ें और आगे बताऊंगी और कहाँ कन्फ्यूज़न होती है वो भी बताऊंगी। इस्टेब्लिश तो आरबीआई देखो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लेकिन जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई जो एक्ट है वो 1934 में बन गया था, राइट। इसको ज़रूर याद रखना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं that it is established on 1 April 1935 in accordance with the provisions of RBI Act 1934। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आरबीआई एक्ट कब आया था, और उसमें अगर ऑप्शंस हैं 1934, 1935, 1936 एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप उसमें 1934 चूज करेंगे, क्योंकि वो आपसे एक्ट पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था, देन योर आंसर विल बी 1935। इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे अपना 1 नंबर बहुत इजीली गंवा देते हैं। तो इस पे ज़रूर ध्यान रखना है आपने कि आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 में आया था, और आरबीआई एस्टैब्लिश जो है वो 1935 1 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, एक पिछला लेक्चर करते टाइम भी मैंने आपको एक डेट आरबीआई की याद करवाई थी, अगर याद हो आप सबको, तो मैंने एक डेट याद करने को कहा था और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। वो डेट कौन सी थी? वो डेट थी जी 1 जनवरी 1949। और वो 1 जनवरी 1949 क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि इस दिन आरबीआई जो है वो नेशनलाइज हुआ था। क्या हुआ था जी? नेशनलाइज। ओके, तो आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस है वो 1937 में मुंबई में उन्होंने मूव कर दिया था। अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे वर्ड मूव लिखा हुआ है। मूव का मतलब इससे पहले कहीं और था। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर अगर आप फिर से निकाल के देखोगे, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जब एस्टैब्लिश हुआ था तो वो उस टाइम की इंडिया की कैपिटल में एस्टैब्लिश हुआ था, और उस टाइम की इंडिया की कैपिटल कौन सी थी जी? कैलकटा।
और कैलकाटा क्यों थी? क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी, बंगाल ही इम्पॉर्टेंट एक जगह थी, एक प्रेजेंट था इम्पॉर्टेंट। तो उस टाइम इंडिया की कैपिटल कैलकाटा थी और वहीं पे आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में इस्टेब्लिश होने के, देखो इस्टेब्लिश 1935 में हुआ है, इस्टेब्लिश होने के 2 साल बाद वो बॉम्बे में मूव हुआ है और आज की डेट में भी इसके हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में ही हैं, ठीक है। तो ये आपने बात ज़रूर याद रखनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया है कि आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1949। तो ये एक कुछ पॉइंट्स में, बुलेट्स में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर की है आपके लिए, तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। इसके ऊपर ही बेस्ड एक आध क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। अब इसको अगर हम रिवाइज कर लें तो हमने इसमें ये देखा कि आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 में आया था। आरबीआई एस्टैब्लिश जो है वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक है। मूव टू बॉम्बे कब हुआ है जी आपका? 1937, एस्टैब्लिश होने के 2 साल बाद। पहले कहाँ पे था जी? कैलकाटा में। क्यों? क्योंकि कैलकाटा उस टाइम की कैपिटल थी। और नेशनलाइज आरबीआई कब हुआ है? नेशनलाइज हुआ है 1949, 1 जनवरी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हायरार्की है, टाइमलाइन है, ये आपको जरूर याद रखनी है। ओके, आई होप आप सबको समझ आया हुआ। तो आगे अगर हम देखें कि आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो आरबीआई में सबसे पहले तो जी हम सभी को पता है कि गवर्नर आता है, गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आज की डेट में हमारे जो गवर्नर हैं वो कौन है एट प्रेजेंट? शक्तिकांत। ये नोट कर लीजिए प्लीज, जिनको नहीं पता है वो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं वो हमारे गवर्नर हैं एट प्रेजेंट आरबीआई के। अच्छा, इसमें इस स्लाइड में हम आरबीआई का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो आरबीआई में सबसे मेन, सबसे ऊपर जो आता है वो कौन आता है? गवर्नर, यानी कि मिस्टर शक्तिकांत दास आ गए। उसके बाद आते हैं आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर, ठीक है। ये आप सबको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं अभी यहाँ पे, वैसे तो हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं बट साथ के साथ ही मैं आपको 4 जो डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं वो भी अभी आपको बता रही हूँ, वो भी प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एक तरह से बैंकिंग अवेयरनेस का, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? सबसे पहले जी आपके पास नोट कर लीजिए, महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन, ठीक है। सेकंड पे आप नोट कर लीजिए माइकल पात्रा। माइकल पात्रा, या इनका पूरा नाम माइकल डी पात्रा है, ठीक है। थर्ड है जी आपके पास राजेश्वर राव। राजेश्वर राव। और फोर्थ जो हैं राव, ठीक है। फोर्थ जो हैं आपके पास वो पहले थे बीपी कानूंगो, अभी 3 मई को रिसेंटली ही जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं। नए जो बने हैं वो टी रविशंकर बने हैं जी, ये जरूर नोट कर लीजिए, ये करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों। टी रविशंकर, ओके, एंड ही रिप्लेस्ड बीपी कानूंगो। कुछ बच्चों ने शायद पता तो होगा उन बच्चों को कि ये 4 हैं, बट मे बी वो अभी बीपी कानूंगो लेकर ही चल रहे होंगे, बट बीपी कानूंगो जी रिप्लेस हो चुके हैं। नए जो डिप्टी गवर्नर बने हैं वो कौन बने हैं? टी रविशंकर, ठीक है। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर, इनके नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 4 डिप्टी गवर्नर है हमारे पास, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर, ठीक है जी। इनको आप याद कैसे कर सकते हैं? ठीक है, शक्तिकांत दास तो देखो आरबीआई के गवर्नर है, सबको याद ही रहेगा, राइट। अब इन चारों के नाम अगर आपको याद रखने हो ना तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, m², r², ठीक है। कोई आपसे पूछे 4 डिप्टी गवर्नर कौन है आरबीआई के, m² r²। m² में कौन कौन आ जाएगा जी आपके पास? एक तो आएगा महेश कुमार जैन, दूसरा आ जाएगा आपके पास माइकल पात्रा। r² में कौन कौन आ जाएंगे जी? राजेश्वर राव, रविशंकर,
ओके, m स्क्वायर r स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, आरबीआई के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे थे। आरबीआई के स्ट्रक्चर में हमने देख लिया अभी तक कि गवर्नर आता है सबसे ऊपर, उसके नीचे आते हैं उसके 4 डिप्टी गवर्नर। और कौन कौन से आते हैं, 2 जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आरबीआई में, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2 आरबीआई में रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। और 10 जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है आरबीआई के डायरेक्टर्स, ठीक है। और उसके अलावा 4 डायरेक्टर और होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लोकल बोर्ड्स को। लोकल बोर्ड्स को यहाँ पे क्या कौन कौन से होते हैं जी, इनके पास देखो 4 लोकल बोर्ड होते हैं। जैसे 4 डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उन चारों ही डायरेक्शन को जोन्स में बांट देते हैं, उन्हीं को 4 डायरेक्टर ऊपर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 जो हमारे महानगर है ना इंडिया के, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता, ठीक है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता, इन्हीं 4 जगहों पे आपके जो 4 ये जो डायरेक्टर हैं लोकल बोर्ड्स के वो रिजाइड करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपका आरबीआई का स्ट्रक्चर। अब आगे अगर हम देखें तो आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या हैं। देखो अगर हम आरबीआई के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि हाँ ये फलाना फलाना क्वेश्चन आ सकता है, ये पढ़ो आगे बढ़ो। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, अगर आपको आज की डेट में सक्सीड करना है तो, ठीक है। रट्टा एक पॉइंट तक चलता है और उसके बाद वो नहीं चलता है, तो प्लीज़ जो भी करना पूरी तरह से समझ के करना है हमने। तो आरबीआई के जो मेन फंक्शंस हैं, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई के पास इंडिया की मॉनेटरी अथॉरिटी है। मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है और उसको मॉनिटर करता है और उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, देखो 2 तरह की चीज़ें होती हैं जी। एक होती है आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक होती है आपके पास फिस्कल पॉलिसी जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन बनाता है जी, आपका आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी जो है वो कौन बनाता है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि मोटी भाषा जिन्हों ਅਸੀਂ कह सकते हैं मोटी भाषा च ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी ਨੂੰ मोटी भाषा ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। मतलब क्या है जी इसका, मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी का, कि हमने मार्केट में कितनी सप्लाई रखनी है कितनी नहीं रखनी है। मतलब पैसा अगर मार्केट में ज़्यादा हो रहा है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो पैसा मार्केट से कैसे निकाल लेना है या पैसा कैसे और मार्केट में डालना है, वो सब जो कौन करता है, फॉर्मुलेट आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी में क्या रहता है जी आपका, फिस्कल पॉलिसी में आपका रहता है कि कैसे आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट कैसे प्लान करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ उसको एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ से उसको बोरोइंग्स लेनी है, कहाँ कहाँ उसको एक्सपेंड करना है, वो सब गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस समझ लीजिए। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, इम्प्लीमेंट करता है, मॉनिटर करता है और उसको रेगुलेट भी करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ मेजर्स होते हैं जिनको यूज़ करके आरबीआई जो है वो मार्केट को कंट्रोल करता है। वो मेजर्स कौन कौन से होते हैं, आपने काफ़ी बार इनका नाम सुना होगा, रेपो रेट, ठीक है जी, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एसएलआर। एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सीआरआर, सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कैश रिजर्व रेशो। ये सारी रेशोज कुछ होती हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती हैं, जिनको रेट्स को कम ज़्यादा करके जो गवर्नमेंट है वो अमाउंट ऑफ मनी, जो सर्कल ऑफ मनी जिसको कहते हैं, वो सप्लाई कम ज़्यादा करती है। ये सब हम डिटेल में बाद में कभी रेट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम मेन फंक्शंस देख रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी अथॉरिटी का, कि कैसे प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है जी। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन्ड होगी
तभी आपकी जो है मनी सप्लाई को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए। सेकेंड जो मेन फंक्शन है आरबीआई का, दैट इज द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी सारा इंडिया में जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है उस सबको मॉनिटर, उस सबको रेगुलेट, उस सबको सुपरवाइज कौन कर रहा है जी? आरबीआई। जितने भी हमारे बैंक्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, एनबीएफसीज जिनको भी हम कहते हैं, ठीक है, या और ऐसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको कौन रेगुलेट करता है जी? आरबीआई। ठीक है, इन सब की रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि रेगुलेशन का मतलब है इनके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन करना, ठीक है, एक ब्रॉड पैरामीटर डिजाइन करना कि ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे और ये ऐसे ऐसे आपने काम करना है, अगर आप इनके बाहर जाते हैं तो आपको ये फाइन्स एंड पेनल्टीज पड़ेंगी या आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन फंक्शन है दैट इज द डेवलपमेंटल रोल। आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट द नेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये इसका। नेक्स्ट जो है वो है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जितना भी अपने कंट्री में जो भी सारा सिस्टम, ये फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है ना, पेमेंट का हो गया, सेटलमेंट्स का हो गया, उस सबको कौन मॉनिटर करता है जी? आरबीआई। वो सारा सिस्टम जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में रहता है। ये क्या करता है? एफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम। जैसे अभी मान लो, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले से, 1-2 सालों से ही भीम यूपीआई आया। ठीक है, सबको पता होगा भीम यूपीआई। ठीक है, यूपीआई हम सभी यूज करते हैं आजकल, फोन पे, गूगल पे। तो ये सारे जो नए पेमेंट सिस्टम्स हैं वो किसने इंट्रोड्यूस करे हैं जी? आरबीआई ने। और इनको अपग्रेड भी वही करता है और इनको सेफ और एफिशिएंट भी वही रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा करने का इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मेंटेन द पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, कोई ऐरा गैरा कुछ निकाल देगा, एक पेमेंट सिस्टम बना देगा, उस पे कौन विश्वास करेगा? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बिटकॉइन। बिटकॉइन हालांकि कुछ कंट्रीज में लीगलाइज भी हो चुका है और कुछ कंट्रीज इसको यूज भी कर रही हैं, खासकर कुछ लोग इसको ब्लैक मनी के लिए यूज कर रहे हैं। बट ये क्यों इतना वाइडली एक्सेप्टेड लीगल टेंडर नहीं है? क्योंकि इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, इसको सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं है, और इसीलिए इसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। ठीक है, तो यही पब्लिक कॉन्फिडेंस लाने का काम आरबीआई करता है। नेक्स्ट है इसका जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स होती हैं, ठीक है, वो सारी किस एक्ट के अंडर आती हैं जी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको हम फेमसली फेमा एक्ट भी कहते हैं। फेमा एक्ट 1999। ठीक है, जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 1991 में कुछ रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। किस कमेटी ने वो रिफॉर्म्स जो है वो सजेस्ट किए थे? नरसिम्हा कमेटी ने, राइट। तो नरसिम्हा कमेटी एक बार फिर 1998 में बैठी थी, याद होगा अगर फर्स्ट लेक्चर दोबारा खोल के देखो। ठीक है, उसने फिर से कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे और फिर से कुछ नए प्राइवेट प्लेयर्स और कुछ प्राइवेट बैंक्स की स्थापना हुई थी, जैसे कि कोटक बैंक आया था 2003 में और येस बैंक आया था 2004 में। और इसी नरसिम्हा कमेटी ने जो है वो एक ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के लिए भी रिकमेंडेशन दी थी। इसीलिए फेमा एक्ट जो है बच्चों वो 1999 में बना था, क्योंकि एलपीजी करा ना जब, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन आई तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? फॉरेन की पार्टीज भी यहाँ पे आके बिजनेस करेंगी। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नया रेगुलेशन, कुछ नया एक्ट, कुछ नए सेट ऑफ रूल्स चाहिए, जो कि फेमा एक्ट आया, राइट। और उसको कौन मैनेज करता है? आरबीआई। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। ओके, नेक्स्ट है इसका सबसे ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये हम सबको पता है, ही और इट कुछ भी कह लो। आरबीआई इज द इशूअर ऑफ करेंसी। ठीक है, इंडिया में जितने भी करेंसी नोट बनते हैं एक्सेप्ट सिर्फ एक करेंसी नोट के, कौन सा? ₹1 का नोट। ठीक है, ₹1 का नोट बच्चों जो है वो आरबीआई, उस पे आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते। कभी भी चेक करना किसी के पास होगा तो, और किसके साइन होते हैं ये आप लोग मुझे बताना। ठीक है,
आरबीआई गवर्नर के तो नहीं होते। जनरली आपने देखा होगा जितने भी बैंक नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो इशूअर ऑफ करेंसी है। ये क्या करती है, इशू करती है करेंसी को, ठीक है, एक्सचेंज करती है, डिस्ट्रॉय भी करती है अगर जरूरत पड़े, करेंसी को भी और कॉइन्स को भी, ठीक है जी। मार्केट में जितना भी पैसा आ रहा है किसने इशू करा है, आरबीआई ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव द पब्लिक एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी, की मार्केट में एक करेंसी की सप्लाई बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका मेन फंक्शन है दैट इज अदर रिलेटेड फंक्शंस, जो कि हम और देख लेते हैं इसमें, दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो बैंकर टू द बैंक्स, ठीक है। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट और बैंकर्स टू द बैंक का क्या मतलब है कि आरबीआई जो है दैट इज द गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे कई बार ये ट्रांजैक्शंस करता है, फॉरेन के साथ भी, और इवन इंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी ये काफ़ी ट्रांजैक्शंस करता है, ठीक है। इसके अलावा ये बैंकर्स टू द बैंक भी है। ये जितने भी हमारे पास बैंकिंग अकाउंट होते हैं ना, जितने भी हमारे पास शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उन सब के अकाउंट जो हैं वो किसके पास खुले होते हैं जी, आरबीआई के पास, और इनका आपस में लेन देन चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि ऐसी एग्जांपल से आप समझ लो कि मैं मान लो एसबीआई हूँ, ठीक है, मेरे पास आज थोड़े से पैसे कम हो गए, मेरे ऊपर कोई बड़ा सा मतलब मुझे कुछ बड़ा सा विड्रॉल आ गया मेरे बैंक में, थोड़े से पैसे कम हो गए, मैं आरबीआई के पास जाऊंगी, यार आज पैसे दे दे, कल वापस याद कर दूंगी तेरे को, आज मुझे चाहिए है बस, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, पैसे दे देगा, ठीक है, छोटे एक शॉर्ट टर्म के लिए काइंड ऑफ। तो बैंकर्स टू द बैंक। अच्छा, अब हम देखेंगे कि आरबीआई हमने कवर कर लिया, ठीक है। आरबीआई की हिस्ट्री क्या रही है हमने ये देखा। सबसे पहले हमने ये देखा कि आरबीआई जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1935 अप्रैल में। बना कौन से एक्ट पे था, 1934 के एक्ट पे। नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 1 जनवरी को, ठीक है। और इसके क्या फंक्शंस रहते हैं वो भी हमने देख लिया, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है वो भी हमने देख लिया। स्ट्रक्चर में हम प्रेजेंट गवर्नर कौन से हैं, शक्तिकांत दास। 4 इसके डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं जी, M² R², ओके। नेक्स्ट जो हमारा आज का मेन टॉपिक है दैट इज मेगा बैंक मर्जर 2020। इसमें मैं आपके साथ उन बैंक्स के नाम और लिस्ट शेयर करूंगी जिनका अभी रिसेंटली मर्जर हुआ है, और रिसेंटली वो बहुत न्यूज़ में रहे हैं, बहुत लाइमलाइट में रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इनका क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बन सकता है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि रिसेंटली आपके कौन कौन से जो है बैंक्स वो आपस में मर्ज हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट मैंने एक टेबल सा तैयार किया था, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास सीरियल नंबर है, सेकंड में है आपके पास एक्वायरर बैंक, और दूसरा है बैंक्स टू बी मर्ज, मतलब ये वाले जो बैंक्स हैं वो इसमें जाके मर्ज हो गए हैं अब, ठीक है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किस में मर्ज हुए हैं जी, पीएनबी में, ठीक है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक जो हैं वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुए हैं। इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक में मर्ज हुआ है, और सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक में मर्ज हुआ है, ठीक है जी। ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि रिसेंटली एक इसका करंट अफेयरनेस के व्यू पॉइंट से एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली बताओ, अभी रिसेंटली एक मेगा बैंक मर्जर की ड्राइव हुई थी, अब पीछे से कुछ शेड्यूल बैंक्स आपस में मर्ज किए गए हैं, तो बताओ पीएनबी में एक बैंक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है वो मर्ज हुआ है, तो बताओ दूसरा कौन सा हुआ है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे का फिर आप जवाब क्या देंगे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन से हुआ है, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक। इंडियन बैंक में कौन सा हुआ, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, ठीक है। और ये अभी आपको लिस्ट जो है वो ध्यान में रखनी है और याद रखनी है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो अब अमेलगमेशन के बाद या मर्जर के बाद जो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अब बस 12 ही बच गए, और इन 12 में से भी बच्चों अभी जो हैं वो कुछ जो हैं वो अभी प्राइवेटाइज और इन्होंने करने हैं, ठीक है। क्यों करने हैं, क्योंकि ये इनकी एक प्राइवेटाइज ड्राइव चल रही है, ठीक है। इनका एक प्राइवेट, आपको पता होगा आए दिन गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है,
तो पहले हमने देखा था कि नेशनलाइजेशन से पहले ये 20 जो हैं वो बैंक्स थे हमारे पास, हमने देखा था 14 उनमें से जो हैं वो कब हुए थे जी नेशनलाइज आपके पास 1969 में, और 6 और हुए थे 1980 में, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद जो है वो हमारे पास 20 बैंक और जो थे वो टोटल बन गए थे। अब आज की डेट में ये मर्जिंग, ये जो 6 बैंक है मर्ज कर दिए गए हैं, और 2 बैंक जो है IDBI वो प्राइवेट हो गया है, और न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है वो PNB में बहुत पहले ही मर्ज हो गया था। तो आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 12 बैंक बच गए हैं, और इन 12 बैंक की लिस्ट भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है, अगर आप चाहें तो इन पे नज़र मार सकते हैं कौन कौन से हैं ये। PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, अभी हमने पीछे पढ़ा ही था कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड सबसे बड़ा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज की डेट में इसकी जो 7 सब्सिडरीज थी वो भी मर्ज हो चुकी हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो थैंक यू गाइज, ये हमारा आज का मेन जो लेक्चर था वो RBI और बैंक्स का जो मेगा मर्जर हुआ है इसके ऊपर बेस था। थोड़ा थोड़ा सा करंट का भी सिनेरियो, क्योंकि हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बैंकिंग अवेयरनेस का मतलब है कि आपको स्टैटिक तो पोर्शन अवेयरनेस आपको में होनी ही चाहिए, आप में करंट बैंकिंग में क्या क्या चल रहा है वो भी आपके पास ज़रूर इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप चाहें तो जो इसका करंट सिनेरियो है, आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में आती है कि फ़लाने बैंक ने फ़लानी कंपनी के साथ टाई अप किया, या फ़लाना मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया, या किसी ने मेक माई ट्रिप के साथ टाई अप किया, या ऐसे ऐसे जो टाई अप्स होते हैं इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेते हैं कि हाल ही में बताओ SBI का एक बहुत ही मेजर टाई अप हुआ है, वो किसके साथ हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। साथ में हम स्टैटिक तो जो कंसेप्चुअल बेसिस हैं वो तो हम उठाएंगे ही, साथ साथ में हम करंट भी देखते रहेंगे ताकि हमारा एक भी नंबर जो है वो छूटे ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, SNP ऑनलाइन क्लासेस पे आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई क्लासेस चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए है, आप रीजनिंग का भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, वो भी बहुत ज़रूरी है, और मैथ्स तो आपका साथ में चल ही रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।